उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। व्यावसायिक वित्त का अर्थ, प्रकृति और इसके महत्व को समझने में, व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों का वर्गीकरण करने में, वित्त के विभिन्न स्रोतों और गुणों का मूल्यांकन करने में, व्यावसायिक वित्त के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की पहचान करना और वित्त के उचित स्रोतों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों की जांच करने में। व्यावसायिक वित्त का अर्थ, प्रकृति और महत्व। व्यावसायिक वित्त का अर्थ: व्यवसाय माल और सेवाएं प्रदान करके समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। माल और सेवाओं के उत्पादन की इन गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी व्यवसाय द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक वित्त की प्रकृति। व्यवसाय केवल प्रारंभिक पूंजी के आधार पर नहीं टिक सकता है। जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है, इसकी गतिविधियों को पूरा करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यवसाय को वित्त पोषित करने के लिए व्यवसायी स्रोतों की खोज करता है। वित्तीय आवश्यकताओं का सही आकलन और इसके विभिन्न स्रोतों की पहचान करना किसी व्यवसाय संचालन का अभिन्न अंग है। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताएं। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय की स्थापना से संपत्तियां खरीदने तक, कर्मचारियों को वेतन देने से व्यवसाय का विस्तार करने तक वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की दो श्रेणियां हैं। एक, स्थायी पूंजी की आवश्यकताएं। भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी जैसी अचल संपत्तियां इस श्रेणी में आती हैं। इसके लिए व्यवसाय में धन का निवेश लंबी अवधि तक रहता है। ये व्यवसाय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। छोटी फर्म को कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं बड़ी फर्म को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। 2, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं। इस पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए होती है, जैसे बिलों, मासिक वेतन और करों का भुगतान आदि करना। उपरोक्त पूंजीगत आवश्यकताएं भी व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जब व्यवसाय का विस्तार होता है, तो इन दोनों प्रकार की पूंजियों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे नई प्रौद्योगिकी खरीदना, वस्तु सूची में विस्तार, ऋण समाशोधन इत्यादि। इस प्रकार व्यवसाय के लिए धन के स्रोतों का मूल्यांकन। कोषों के स्रोतों का वर्गीकरण अवधि के आधार पर। एकल स्वामित्व एवं साझेदारी आधारित व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत वित्त और ऋण कोष का सामान्य स्रोत हैं, परंतु कंपनी आधारित व्यवसाय के लिए कोष हेतु अन्य कई स्रोत हैं। उन्हें अवधि या कोष की अवधि, स्वामित्व के प्रकार और कोष के स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर कोष के 3 स्रोत हैं: दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और अल्प अवधि स्रोत। दीर्घ अवधि स्रोत। दीर्घ अवधि स्रोत किसी कंपनी की 5 वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन स्रोतों में शेयर, डिबेंचर, लंबी अवधि के ऋण और वित्तीय संस्थानों से ऋण सम्मिलित हैं। इस प्रकार के स्रोतों से प्राप्त धन को आमतौर पर स्थायी संपत्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। मध्यम अवधि के स्रोत।
यदि कंपनी को 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अवधि के लिए धन की आवश्यकता है, तो कोष को मध्यम अवधि के कोष के रूप में जाना जाता है। ऐसे कोष बैंकों, सार्वजनिक जमा, लीज वित्तीयन एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अल्प अवधि स्रोत ये 1 वर्ष से कम अवधि के लिए हैं। इन्हें व्यापार साख, बैंकों से ऋण, वाणिज्यिक बैंकों, वाणिज्यिक प्रपत्रों आदि से प्राप्त किया जाता है। अल्पकालिक वित्त को आमतौर पर चालू खाते के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। मौसमी व्यवसायों में मौसम के आधार पर स्टॉक जमा करने के लिए अल्पावधि वित्त का उपयोग किया जाता है। यही स्थिति थोक विक्रेताओं और विनिर्माताओं की होती है, जिनका धन स्टॉक और अन्य प्राप्तियों में फंसा होता है। उन्हें बड़ी मात्रा में अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये निधियां कोष के स्वामित्व पर आधारित हैं। स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के कोष हैं, स्वयं स्वामी का कोष और ऋणगत कोष। स्वामी का कोष ये कोष किसी उद्यम के स्वामी, स्वामी भागीदार या भागीदारों, कंपनी के अंशधारक या व्यापारी का भी हो सकता है। ये स्वामी का धन है। साथ ही कंपनी में इसे फिर से निवेश करने पर अर्जित लाभ भी स्वामी का ही कोष बन जाता है। व्यवसायी के स्वामी का कोष अनिवार्य रूप से दीर्घावधि कोष होता है। ये व्यवसाय के पूरे जीवन के लिए व्यवसाय में निवेशित रहता है। इसी कोष के माध्यम से व्यवसाय के स्वामियों को व्यवसाय नियंत्रित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वामी के कोष के 2 प्रमुख स्रोत अंशों का निर्गमन और संचित आय हैं। ऋणगत कोष इन कोषों को उधार से या ऋण से प्राप्त किया जाता है। इनका सामान्य स्रोत वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान, व्यापार ऋण, ऋण पत्र और सार्वजनिक जमा हैं। ऋणगत कोष एक निश्चित राशि के लिए होते हैं, जिन पर निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करना होता है। ये कोष अक्सर व्यवसाय पर बोझ होते हैं, क्योंकि व्यवसाय से आय कम हो या हानि हो, ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होता है। ऋणगत धन प्रायः एक निश्चित संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखकर प्रदान किया जाता है। कोष के स्रोतों का वर्गीकरण जुटाने के आधार पर। कोषों के स्रोतों को उनको जुटाने के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात आंतरिक स्रोतों से अर्जित धन या बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया गया उधार या ऋण। आंतरिक स्रोत ये कंपनी के भीतर से जुटाया गया धन है। ये अतिरिक्त स्टॉक को बेचने, प्राप्य बिलों की वसूली करके, व्यापार के लाभ का पुनः विनियोग करके जुटाया जा सकता है। संक्षेप में, धन के आंतरिक स्रोत समता, अंश पूंजी और संचित आय हैं। इनसे कंपनी के द्वारा ब्याज न दिए जाने और संपत्तियों को गिरवी न रखे जाने के कारण बहुत कम बोझ पड़ता है। परंतु इस प्रकार के कोष की बहुत सीमित क्षमता होती है और ये केवल व्यवसाय की सीमित आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। बाह्य स्रोत जो निधियां कंपनी के बाहर से उपलब्ध होती हैं,
उन्हें बाह्य स्रोत कहा जाता है। इन्हें प्रायः आपूर्तिकर्ताओं, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त किया जाता है। जब कंपनियों को अधिक मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है, तब वे बाह्य स्रोतों पर निर्भर होती हैं। आंतरिक स्रोतों की तुलना में ये महंगा होता है। ऐसा इसलिए है कि उनमें ब्याज का भुगतान और संपत्तियों को गिरवी रखना सम्मिलित है। बाह्य स्रोतों से कंपनी की अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों आवश्यकताओं के लिए धन प्राप्त किया जाता है। सामान्य बाह्य स्रोतों से ऋण पत्र यानी डिबेंचर जारी करना, व्यावसायिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार, सार्वजनिक जमा के माध्यम से वाणिज्यिक पत्र, व्यापार साख, आढ़त यानी फैक्टरिंग, पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से धन स्वीकार करना आदि सम्मिलित होते हैं। वित्त के स्रोत, संचित आय और व्यापार साख। वित्त को विभिन्न स्रोतों से जुटाया जा सकता है। प्रत्येक स्रोत की अपनी विशेषताएं हैं। कोई भी वित्त पोषण स्रोत पूरी तरह से किसी व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। स्रोत का विकल्प उद्देश्य, स्थिति, लागत और संबंधित जोखिमों पर निर्भर है। संचित आय। संचित आय वित्त पोषण का आंतरिक स्रोत या लाभ को फिर से निवेश करना है। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए लाभ का पुनः विनियोग सम्मिलित है। उपलब्ध लाभ, शुद्ध लाभ, लाभांश नीति और संगठन की आय पर निर्भर करता है। गुण। ये संगठन के धन का स्थायी स्रोत है। इसमें ब्याज दर, लाभांश आदि के रूप में कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है। संचित आय के साथ संचालन की स्वतंत्रता और लोचपूर्णता अधिक होती है। संगठन की असंभावित हानि को आत्मसात करने में सहायता करता है। कंपनी के शेयर के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। सीमाएं। जब लाभांश की मात्रा में कमी होती है, तो अंशधारकों को असंतोष होता है। ये एक अनिश्चित स्रोत है। ये धन के अनुत्पादक उपयोग का कारण बन सकता है। व्यापारिक साख। ये दो व्यापारियों के बीच परस्पर सहयोग है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल और सेवाओं की खरीद के लिए क्रेडिट देता है। खरीदार के खातों में ये साख विभिन्न लेनदारों या देय के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ये साख अल्पावधि वित्त पोषण का स्रोत हैं और व्यापारियों की सद्भावना यानी साख पर निर्भर होता है। गुण। ये एक अनुकूल और निरंतर स्रोत है। तत्काल उपलब्ध होता है। बिक्री में वृद्धि करने में सहायक है। इसका उपयोग अल्पावधि में स्टॉक बढ़ाने में किया जा सकता है। कंपनी की संपत्तियों पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है। सीमाएं। व्यापारिक ऋण की सरल उपलब्धता और लोचपूर्णता से कंपनी अति व्यापार कर सकती है। व्यापारिक साख से उपलब्ध धन सीमित होता है। वित्त पोषण का ये एक महंगा स्रोत है। वित्त के स्रोत, आढ़त, फैक्टरिंग। इसमें विभिन्न सेवाओं को प्रस्तुत करने वाला आढ़तिया, फैक्टर सम्मिलित होता है। इनमें सम्मिलित हैं: एक, विपत्रों को भुनाना और ऋणों की वसूली में छूट। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के कारण प्राप्य और बिलों को एक निश्चित कटौती पर एक फैक्टर को बेच दिया जाता है। ये फैक्टर साख को नियंत्रित करने और ग्राहकों से ऋण एकत्र करने का एकमात्र प्रमाण बन जाता है। ये फर्म के अप्राप्य ऋणों के घाटे में कटौती करने में सहायक होता है। आलंबन सहित
फैक्टरिंग और आलंबन रहित फैक्टरिंग दो विधियां हैं। आलंबन सहित फैक्टरिंग में ग्राहक को अप्राप्य ऋणों के जोखिम की सुरक्षा नहीं मिलती। आलंबन रहित फैक्टरिंग में फैक्टरर साख के कारण पूरे जोखिम का वहन करता है। संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना फैक्टर फर्मों के व्यापारिक इतिहास की पूरी जानकारी रखता है। इस जानकारी से वे उन लोगों से व्यापार करने से बच जाएंगे जो भुगतान के संबंध में खरे नहीं हैं। फैक्टर वित्त, विपणन आदि के क्षेत्र में फर्मों को परामर्श सेवाएं भी देते हैं। फैक्टर अपनी सेवाओं के लिए शुल्क प्रभारित करते हैं। गुण: कोष जुटाना सस्ता पड़ता है, रोकड़ प्रवाह में तेजी लाता है, लचीला है और ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। फर्म की संपत्तियों पर कोई भार नहीं पैदा होता है, क्योंकि फैक्टर साख नियंत्रण का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। ग्राहक अपने व्यवसाय के अन्य पक्षों पर ध्यान दे सकता है। सीमाएं: जब बीजक छोटी राशि के हों और बड़ी संख्या में हों, तो ये स्रोत खर्चीला हो जाता है। ब्याज की प्रचलित दर की तुलना में ऊंची दर से अग्रिम वित्त प्रदान कराती है। फैक्टर के साथ व्यवहार करते हुए ग्राहक असहजता अनुभव कर सकता है। लीज वित्तीयन, सार्वजनिक जमा और वाणिज्यिक पत्र। लीज वित्तीयन: इसमें एक विशिष्ट अवधि के लिए और एक विशिष्ट राशि के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे के पक्ष में परिसंपत्ति को पट्टे पर दिए जाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। संपत्ति के स्वामी को पट्टाकार और उपयोगकर्ता को पट्टेदार के रूप में जाना जाता है। गुण: पट्टेदार परिसंपत्ति को कम लागत पर प्राप्त कर सकता है। संपत्ति वित्त पोषण सरल है। कर योग्य लाभ के लिए किराए की गणना की जाती है। स्वामित्व में कमी नहीं आती है। ऋण लेने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सीमाएं: पट्टे पर दी गई संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध। पट्टे का नवीनीकरण न होने से व्यवसाय प्रभावित होता है। अनुपयोगी संपत्ति के पट्टे को लीज अनुबंध की निर्धारित अवधि से पहले समाप्त करने से हानि हो सकती है। पट्टाधारक कभी भी संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। सार्वजनिक जमा: इसमें जनता से सीधे धन जमा किया जाना सम्मिलित है। सार्वजनिक जमा पर प्रस्तावित ब्याज दर आमतौर पर अधिक होती है। सार्वजनिक राशि जुटाने वाला संगठन जमाकर्ता को जमा रसीद जारी करता है। सार्वजनिक जमा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। गुण: जमा प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया है, लागत कम है, परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार न होने से संगठन का नियंत्रण बरकरार रहता है। सीमाएं: नई कंपनियों के लिए जमा जुटाना कठिन है। ये अविश्वसनीय है। जब बड़ी रकम की आवश्यकता हो तो सार्वजनिक जमा के माध्यम से उसे जुटाना कठिन होता है। वाणिज्यिक पत्र: ये अल्पकालिक स्रोत है। कोई कंपनी एक गैर जमानती प्रतिज्ञापत्र को 90 से 364 दिनों की अवधि के लिए जारी करती है। वाणिज्यिक पत्र द्वारा जुटाए गए कोष अक्सर बड़े होते हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करते समय कंपनी की साख महत्वपूर्ण होती है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन: कंपनी की पूंजी को छोटे अंशों में विभक्त किया जाता है
और धन जुटाने के लिए उनकी बिक्री की जाती है। इन्हें अंश पूंजी कहा जाता है। कंपनी दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है: समता और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश, इनसे कंपनी के स्वामित्व का निर्धारण होता है। अंशों के माध्यम से जुटाया गया धन स्वामीगत पूंजी के नाम से जाना जाता है। इन्हें अवशिष्ट स्वामी कहा जाता है। इन्हें कंपनी के सभी दावों के भुगतान के पश्चात केवल बचे हुए दावों का ही भुगतान किया जाता है। स्वामित्व का जोखिम केवल उनकी लगाई गई पूंजी तक ही सीमित रहता है। उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। गुण: निवेशकों को उच्च आय, व्यवसाय पर कम भार पड़ता है, परिसंपत्तियां गिरवी रखने के लिए उपलब्ध होती हैं, प्रबंधन का नियंत्रण लोकतांत्रिक होता है। सीमाएं: निवेशित आय में उतार चढ़ाव होता रहता है। वित्त पोषण की लागत अधिक होती है। वोट देने की शक्ति को कम करते हैं। अंश जारी करने की औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं। पूर्वाधिकार अंश: इन अंशधारकों को शुद्ध लाभ में से निश्चित लाभांश मिलता है और कंपनी के लेनदारों के दावों के निपटारे के पश्चात ही उन्हें पूंजी प्राप्त होती है। गुण: कम जोखिम के साथ स्थिर और सुरक्षित आय। वरीयता अंशधारकों का प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। पुनर्भुगतान का अधिमान्य अधिकार। सीमाएं: ये अंशधारकों के दावों को कम करता है। लाभांश की दर ऊंची होती है। निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं है, क्योंकि लाभांश तभी संभव है जब कंपनी को लाभ हो। कंपनी के करों की कोई बचत नहीं होती है। ऋण पत्र: ये दीर्घावधि के ऋण विलेख हैं, अर्थात एक निश्चित ब्याज दर पर एक राशि उधार ली जाती है और भविष्य में चुकाए जाने का वादा किया जाता है। ऋण पत्र धारक को निश्चित अंतराल पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं: सुरक्षित और असुरक्षित, पंजीकृत और वाहक। वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान। वाणिज्यिक बैंक: व्यवसाय के विभिन्न उद्देश्यों के लिए बैंक धन उपलब्ध कराते हैं। बैंक ऋण विभिन्न आकारों और स्वरूपों में उपलब्ध होते हैं। ब्याज की दर फर्म की विशेषताओं पर निर्भर है। ऋण देने से पहले बैंकों को सुरक्षा के रूप में किसी संपत्ति की आवश्यकता होती है। गुण: जब कोष की आवश्यकता हो तभी उपलब्ध हो सकते हैं। बैंकों द्वारा कंपनी के व्यवसाय की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। धन का सुगम स्रोत है और अग्रिम में चुकता किया जा सकता है। सीमाएं: ऋण का विस्तार या नवीनीकरण कठिन होता है। इसके लिए बैंकों द्वारा विस्तृत जांच और सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता सम्मिलित है। ऋण दिए जाने की शर्तों के फलस्वरूप बैंकों द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वित्तीय संस्थान: केंद्र और राज्य सरकारों ने वित्त पोषण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों की स्थापना की है। वे अधिविकर्ष और दीर्घावधि ऋणों के रूप में बैंकों के पूरक का कार्य करते हैं। इन संस्थानों को विकास बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि वे देश के औद्योगिक विकास में बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। वे बाजार अनुसंधान और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं। गुण: वित्तीय संस्थान दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं। प्रबंधकीय वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय संस्थान से ऋण लेने से कंपनियों की सद्भावना में वृद्धि होती है। ऋण का भुगतान सुगम किश्तों में किया जा सकता है।
अर्थव्यवस्था में मंदी होने पर भी कोष उपलब्ध रहता है। सीमाएं। ऋण देने के मानदंड बहुत कठोर होते हैं। उधार लेने वाले पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। वित्तीय संस्थान कंपनी के निर्देशक मंडल में अपने नामांकित व्यक्तियों को स्थापित कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन। कंपनियां विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों से भी धन जुटा सकती हैं। वे हैं वाणिज्यिक बैंक। विश्व भर के वाणिज्यिक बैंकों से कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध है। इन बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। वाणिज्यिक एजेंसियां और विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय के वित्त पोषण के लिए इन निकायों द्वारा ऋण एवं अनुदान प्रदान किए जाते हैं। ये विकसित देशों द्वारा विश्व के पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। इनके द्वारा धन जुटाने के लिए जिन प्रमुख वित्तीय विलेखों का उपयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद। अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद हेतु कंपनी के स्थानीय करेंसी शेयरों को जमा बैंक द्वारा जमा रसीदों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अंकित किया जाता है। इस विनिमय साध्य विलेखों का विश्व में कहीं भी व्यापार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीदों से वोट देने के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि केवल लाभांश और पूंजी में वृद्धि के अधिकार ही मिलते हैं। अमेरिकन जमा रसीदें एडीआर। अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद जीडीआर के विपरीत इनका व्यापार केवल अमेरिका में ही किया जा सकता है। भारतीय जमा रसीदें यानी आईटीआर। इन जमा रसीदों को किसी भारतीय जमाकर्ताओं द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें रुपयों में अंकित किया जाता है। इन विलेखों से कोई विदेशी कंपनी भारतीय प्रतिभूतियों से धन जुटाने में सक्षम हो जाती है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड यानी एफसीसीबी। ये कंपनी की इक्विटी से जुड़ी सीमित अवधि की ऋण प्रतिभूतियां हैं। उन्हें जमा रसीद या इक्विटी में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड यानी एफसीसीबी पर ब्याज दर निश्चित होती है। इनका कारोबार विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाता है। कोषों के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। कंपनियों के लिए कोषों के स्रोतों की पसंद विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये व्यवसायों के लिए धन के स्रोतों के चयन करने को कठिन बना देता है। वित्त पोषण के स्रोतों के चयन को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। लागत। धन के स्रोत चयन के लिए कंपनी को कोष जुटाने और उसे उपयोग करने की लागत का ध्यान रखना होता है। वित्तीय शक्ति और प्रचालन में स्थायित्व। एक व्यवसाय की वित्तीय शक्ति इसकी ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित करती है। इस प्रकार इसे भी वित्त पोषण के स्रोत के चयन में ध्यान में रखना चाहिए। संगठन के प्रकार एवं वैधानिक स्थिति। कोष के स्रोत पर संगठन का स्वरूप और इसकी वैधानिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक साझेदारी फर्म द्वारा इक्विटी जारी नहीं की जा सकती। ऐसा केवल एक संयुक्त स्टॉक कंपनी द्वारा किया जा सकता है। उद्देश्य और समयावधि। व्यवसाय को अपने उद्देश्य और समयावधि के अनुसार अपनी वित्त पोषण की योजना बनानी चाहिए।
अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए ये व्यावसायिक साख, वाणिज्यिक पत्र आदि से जुटाया जा सकता है। लंबी अवधि की आवश्यकताओं के लिए ये अंश, ऋण पत्र आदि भी जारी कर सकती है। जोखिम: व्यवसाय को वित्त के स्रोत का पूर्ण जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए। इससे व्यवसाय को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। नियंत्रण: वित्त पोषण के कई स्रोत प्रबंधन पर स्वामियों के नियंत्रण और शक्तियों में व्यवधान डाल सकते हैं। इसलिए वित्त पोषण के स्रोत के निर्णय इसे ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। साख पर प्रभाव: कुछ वित्त पोषण के स्रोत कंपनी की साख को प्रभावित कर सकते हैं। इससे कंपनी की भावी ऋण क्षमता प्रभावित हो सकती है। लोचपूर्णता और सुगमता: वित्त पोषण कितनी लोचपूर्णता और सुगमता से जुटाया जा सकता है, ये स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है। उदाहरण के लिए, बैंकों द्वारा सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लोगों की व्यावसायिक आवश्यकताओं, गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। इसे व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। वित्तीय आवश्यकताओं को समझने और व्यवसाय संचालन के लिए वित्त पोषण के स्रोत अभिन्न अंग हैं। वित्तीय आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं: निश्चित पूंजीगत आवश्यकताएं और कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं। वित्तीय स्रोतों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अवधि के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और धन जुटाने के आधार पर। अवधि के आधार पर वित्त स्रोतों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: दीर्घकालिक यानी 5 वर्ष से अधिक, मध्यम अवधि यानी 1 से 5 वर्षों तक और अल्पकालिक यानी 1 वर्ष से कम। स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के वित्त होते हैं: स्वामी के कोष और ऋणगत कोष। स्वामित्व कोष स्वयं व्यवसाय के स्वामियों के होते हैं। ऋणगत कोष उधार से जुटाए गए कोष होते हैं। कोष जुटाने के आधार पर दो प्रकार के स्रोत होते हैं: आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत संचित आय और अंश पूंजी होते हैं और आंतरिक रूप से प्राप्त होते हैं। बाह्य स्रोत कंपनी के बाहर से जुटाए गए कोष होते हैं, जैसे बैंक और वित्तीय संस्थान। व्यवसाय विभिन्न स्रोतों से धन जुटा सकते हैं। वे इस प्रकार हैं: संचित आय, व्यापार साख, आढ़त यानी फैक्टरिंग, लीज द्वारा वित्त पोषण, सार्वजनिक जमा, वाणिज्यिक पत्र, अंश जारी करना, ऋण पत्र, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान। उपयुक्त के अतिरिक्त कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्त जुटा सकती हैं। उनमें सम्मिलित हैं वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीदें, अमेरिकी जमा रसीदें, भारतीय जमा रसीदें, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड। किसी व्यवसाय के लिए धन के स्रोत की पहचान करने से पहले विभिन्न कारकों पर विचार करना पड़ता है।